Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of June 2021। तो 28 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, सीसैट रिवीजन सीरीज, इसके अलावा जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का नोट्स सेगमेंट है उसके प्लान्स आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, प्रोजेक्ट सी बर्ड ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। प्रोजेक्ट सी बर्ड इनमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए इंडियन नेवी, बी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटार्क्टिका ट्रीटी। एंटार्क्टिक ट्रीटी के साथ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ जॉइंट स्टेटमेंट आउटलाइंड द एम्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूके ओवर एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। दूसरा है द ट्रीटी पुट अ फ्रीज ऑन एनी डिस्प्यूट बिटवीन क्लेमेंट ओवर देयर टेरिटरीज ऑन द कॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन? Question number 3 is Data Lake. Data Lake is an AI-powered big data analytics platform of which of the following organization? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली Data Lake नाम से एक AI-powered big data analytics platform क्रिएट किया है? ऑप्शंस आर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नीति आयोग। तो डेटा लेक जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होना शुरू हुआ है? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। व्हाई द फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल नॉट ओवर फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी, डिस्कस। तो आपको बताना है कि क्यों जो फाइट है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल नॉट ओवर फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी। तो इसमें देखो आंसर लिखते समय आपको बताना पड़ेगा कि अलग अलग कौन कौन से फील्ड्स है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेट होते हैं, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिसेंटली जो इशू चल रहा है LGBTQ कम्युनिटी का फॉर मैरिज एंड ऑल, ये सारे इश्यूज को आपको हाईलाइट करना है। एंड सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है उसको हाईलाइट करना है, एंड देन आंसर आपको लिखना है। तो प्लीज डू ट्राई टू राइट गुड आंसर फॉर दिस। कमेंट सेक्शन में आप पॉइंट्स हाईलाइट करिए, आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। दैट विल बी अ गुड थिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। द फर्स्ट न्यूज इज नाउ होमो हु। हुआ क्या है रिसेंटली? देखो, इजराइल में कुछ साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहां पर एक ऐसा कहना चाहिए कि एक ऐसा अपने को रिमेन्स मिले हैं जो कि एक अलग होमो स्पीशीज के बारे में बताते हैं, जो कि वहां पे पाई जाती थी, बट उसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता था। सो दिस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव डिस्कवर्ड अ मिसिंग पीस इन द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी में एक मिसिंग पीस डिस्कवर किया है। अब आप देखो, आपको पता होगा कि बहुत अलग अलग होमो वेराइटीज पाई गई पहले, जैसे मान लो होमो ऑस्ट्रेलिस है, फिर उसके बाद निएंडरथल हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो सेपियंस हैं, ये अलग अलग स्पीशीज होमो की हैं। अब ये जो नई स्पीशीज का स्कल या रिमेन्स जो भी मिला है, अब इसके बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए इसको होमो हु कहा जा रहा है। लेकिन अपन को ये क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दूसरी चीज़ इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, तीसरी चीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे इजरायली साइट्स। पहले है नशेर रामला, रिमेंबर दिस साइट नेम, नशेर रामला, दिस इज द नेम ऑफ द साइट, नशेर रामला, जहाँ पे स्कल मिला है विच रिप्रेजेंट्स अ लेट सर्वाइविंग एग्जाम्पल of a distinct homo population that lived around the modern day Israel from 4,20,000 to 1,20,000 years ago। तो 4,20,000 सालों से लेकर के 1,20,000 साल पहले तक ये स्पीशीज वहाँ पे रह रही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा पीरियड है जहाँ पर ये स्पीशीज वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर गेटिंग इवॉल्व इनटू सम अदर फॉर्म। ठीक है ना? देवर नाइदर निएंडरथल्स, वो निएंडरथल्स भी नहीं थे, एंड दूसरी होमो स्पीशीज भी नहीं थी विच वर थॉट टू बी लिविंग इन दैट रीजन। ठीक है ना? तो जो पहले सोचा जा रहा था कि वहाँ पे निएंडरथल्स रहते थे और तो वो निएंडरथल नहीं है। अब जैसे कैसे पता चलता है कि निएंडरथल है कि नहीं है? देखो, जो भी जैसे होमो निएंडरथल्स हैं या इरेक्टस हैं, इन सभी के जो स्कल्स के साइज हैं, शेप्स हैं, उसमें डिफरेंस रहता है, एंड उसी के बेसिस में इनको कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सा किस वैरायटी का है या कौन सा रिमेन किस पीरियड का है। बट यहाँ पे जो रिमेन्स मिले हैं उनके शेप एंड साइज काफ़ी अलग हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि बोन इज कंसिडरेबली थिकर देन अदर्स फाउंड इन निएंडरथल्स। तो निएंडरथल्स में जो बोन्स पाई गई थी वहाँ से ज़्यादा थिकर बोन्स पाई गई हैं इस केस में नशेर रामला की साइड पे। ये
लोकेशन भी याद रखिएगा, नशहर रामला, ठीक है ना। इसके साथ इस न्यूज़ में एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जो कि इजराइल की लोकेशन है। द ऑथर सजेस्ट फॉसिल्स फाउंड एट अदर इजरायली साइट्स ऑल्सो। जैसे यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा है द ऑथर सजेस्ट फॉसिल्स फाउंड एट अदर इजरायली साइट। जैसे कि यहाँ पे लेडी ऑफ ताबून नाम की एक साइट के बारे में लिखा गया है। देखो, लेडी ऑफ ताबून। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि लेडी ऑफ ताबून साइट कहाँ की है, तो इजराइल की साइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस न्यू ह्यूमन पॉपुलेशन। लेडी ऑफ ताबून जो नशहर रामला पहली साइट बताई, लेडी ऑफ ताबून ये दूसरी साइट है जो कि यहाँ पे निएंडरथल या दूसरे होमोसेपियंस के आइडेंटिफिकेशन के अलावा ये जो नई होमो वेराइटी ये पाई गई थी। लेडी ऑफ ताबून को ताबून C1 भी कहा जाता है एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1932। लेडी ऑफ ताबून कब डिस्कवर हुआ? 1932 में डिस्कवर हुआ बाय पायनियरिंग आर्कियोलॉजिस्ट यूसरा ने इसको वो किया था। ही डिस्कवर्ड द साइट एंड 1932 में, याद रखिएगा, यूसरा एंड शी है यूसरा एंड हर फील्ड डायरेक्टर डोरोथी गैरेड। तो डोरोथी गैरेड एंड यूसरा दे डिस्कवर्ड दिस साइट 1932। लेडी ऑफ ताबून इसे कहा जाता है, इजराइल में ये लोकेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ पर आते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? सबसे पहले इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका एम क्या है? टू प्रमोट द ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ग्लोबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसका एम है थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का कोऑर्डिनेशन के थ्रू, उनके मॉनेटरी पॉलिसी एफर्ट्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये क्या एम करता है कि ग्लोबल मॉनेटरी जो मतलब स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। दीज आर द एम्स ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। इट इज नोन एज द सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेगा। अब इसे सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बैंकिंग सर्विसेज to institutions such as the European Central Bank and the Federal Reserve as well। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व, इनको भी ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है। एंड कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? जैसे कि गोल्ड एंड करेंसी ट्रांजैक्शंस हो गए आपके, या शॉर्ट टर्म कोलेटरल लोन्स लेने हुए, तो वो सारी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। नाउ दिस BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इट ऑल्सो इनकरेजेस द कोऑपरेशन अमंग द सेंट्रल बैंक्स। तो ये भी कोशिश करता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ता रहे। साथ ही जो बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन है, BCBS बोलते हैं इसको। तो देखो, यूपीएससी आपसे या तो बेसल कमेटी पूछ सकती है, ऑलरेडी बेसल कमेटी का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, याद रखेगा। बेसल 3 नॉर्म्स पूछ चुके हैं उन लोगों ने, और बेसल कमेटी पूछ चुकी है। ये दोनों कंफ्यूजन भी है। देखो, कई चीज़ें हैं जो कि कंफ्यूज भी करेंगे आपको, जैसे भारत स्टेज नॉर्म्स हैं, यूरो नॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल कमेटी है, और बेसल आपका एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन भी है, बेसल कन्वेंशन भी है। आपके लिए सवाल ये है कि इन सभी में डिफरेंशिएट आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि बेसल नॉर्म्स, बेसल कमेटी और बेसल कन्वेंशन, इन सारे के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा किससे रिलेटेड है। बेसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बेसल कमेटी थी जो कि बैंकिंग सुपरविजन के लिए बनाई गई थी, विच टेक्निकली सेपरेट फ्रॉम द BIS। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड इंटरनेशनल फोरम फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो BIS जो है एक फाइनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड फोरम भी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो बेसल कमेटी बनाई थी, इसने कुछ नॉर्म्स दिए थे बैंकिंग के लिए कि कितना आपका क्रेडिट रेशियो होना चाहिए, कितना आपके पास कैश रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितना, ये सारे चीज़ों का, ताकि आपके यहाँ जो बैंक है वो फेल ना करे। वही वाली बात है ना जो अपन बात कर रहे थे कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। अब किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसे प्रमोटेड रहेगी? तो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे प्रमोटेड रहेगी जब उसके बैंक्स स्टेबल रहेंगे। जिस कंट्री के बैंक्स स्टेबल नहीं है उस कंट्री की इकोनॉमी कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एंड देयरफॉर दिस
both this Basel Committee as well as the Bank of International Settlement, they play a very important role here. BIS जो है आपका बना कब था? BIS आपका बना था 1930 में, 1930 में यह बना था एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर जर्मन वॉर रिपरेशन इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. अब आप सबको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जर्मनी को रिपरेशंस देने थे, है ना. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के काफी पॉइंट थे जैसे कि 1 लाख से ज्यादा की आर्मी नहीं मेंटेन करेंगे और रिपरेशंस उनको देने थे. बहुत सारा पैसा था जो कि ये विनिंग पावर्स ने जर्मनी से मांगा था. तो क्लियरिंग हाउस के रूप में ये जो जर्मन वॉर रिपरेशन का क्लियरिंग हाउस के रूप में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को बनाया गया था. एंड द ओरिजिनल मेंबर्स वर जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान एंड यूएस एंड स्विट्जरलैंड. एंड reparations were discontinued shortly after the bank's founding and the BIS became a forum for cooperation and counterplay for transaction among the central banks. इसके बाद जब reparations का लेना खत्म कर दिया उन्होंने जर्मनी से, तो फिर BIS जो था इट बिकेम अ फोरम फॉर कोऑपरेशन एंड काउंटर पार्टी फॉर ट्रांजैक्शंस अमंग द सेंट्रल बैंक्स. सेंट्रल बैंक्स के जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस थे वो फिर BIS के थ्रू होने लगे. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. एंड अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ हैज़ डिक्रीज्ड to a 59 years low at 5.56% in the financial year 2021. ठीक है ना. तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डिक्रीज कर गई है टू अ 59 years low and this is at 5.56% in the financial year of 2021. तो इसलिए न्यूज में था, बट अदरवाइज अपने को BIS के बारे में ही जानना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगला जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर. हु इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर? तो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है? इट इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी. पहली चीज तो याद रखिएगा कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो होता है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक एंटिटी भी हो सकती है विच इज रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो ऐसी एक एंटिटी या ऐसा इंडिविजुअल जो कि रजिस्टर्ड हो किसके साथ? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एज अ वैल्यूअर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज, यानी कि कंपनीज रूल 2017, कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स हैं 2017 के. सेक्शन 458 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 458 है कंपनीज एक्ट का. एंड इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन स्पेसिफाइड एज द अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको अथॉरिटी डेजिग्नेट किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. जो कि जहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, 458 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं. एंड दिस कंसेप्ट क्या है? बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जो कंसेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू ही आया था. कंपनीज एक्ट रूल्स जो हैं 2017 में आए थे. तो इनको लाया क्यों गया था? एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कंपनीज हैं उनके एसेट्स की वर्थ क्या है, उनकी ट्रू वैल्यू क्या है. तो ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स है ना, ये ट्रू वैल्यूएशन का काम करते हैं. ये ट्रू वैल्यूएशन का काम करते हैं. जैसे कि मान लो किसी, जैसे नीरव मोदी हो गए और ये विजय माल्या भाग गए. अब इनकी कंपनी का जो बचा हुआ पार्ट है उसका नेट वर्थ कितना है, उनकी वैल्यू कितनी है, और बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के दौरान कितना उससे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर द वर्किंग ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो ये याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स जो मैंने बताया कंपनीज एक्ट 458 सेक्शन के अंतर्गत, और जो कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के अंतर्गत ये उनके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स काम करते हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रंट पेज. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. मैप देखते हैं आज. मैप जो मैं आपको बताना हूँ लेबनान का मैप बता रहा हूँ. लेबनान का मैप क्यों बता रहा हूँ? पहली चीज़ तो ये कि लेबनान में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना. मेनी प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन इन लेबनान. मैं आगे आपको न्यूज़ में बता दूंगा. तो लेबनान का मैप देख लेते हैं. ट्रिपोली इंपॉर्टेंट है. ट्रिपोली जो लोकेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इधर सीरिया दिख रहा होगा. लेबनान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्डर है वो यहाँ पे सीरिया के साथ लाई करता है. और बॉर्डर पे एक रिवर है ओरोंटेस रिवर. ओरोंटेस रिवर इज देयर
विच इज लोकेटेड इन बिटवीन द सीरिया एंड लेबनान बॉर्डर, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे एक वैली है जो ओरोंटेस रिवर है, उसकी वैली जो है उसको बेका वैली बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो बेका वैली। तो रिमेंबर दिस नेम। सबसे पहले हमने बॉर्डर देखा, सीरिया के साथ लाई करता है। फिर हमने बॉर्डरिंग रिवर देखी जो सीरिया के साथ है, ओरोंटेस रिवर। देन हमने वैली देखी उस रिवर की जहां जिसको हम बोलते हैं बेका वैली। अब ये जो बेका वैली है, फाइनल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेका वैली कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है? तो यहाँ पे देखो लेबनान माउंटेन्स हैं, देन एंटी लेबनान माउंटेन्स हैं। देयर आर टू माउंटेन रेंजेस, जहां पर है एक लेबनान माउंटेन्स और दूसरा है एंटी लेबनान माउंटेन्स। तो इन दोनों के बीच में बेका वैली लाई करती है। तो अगर आपको पूछा कोई जाए कि बेका वैली कहाँ लाई करती है, तो इट लाइज बिटवीन द लेबनान माउंटेन्स एंड एंटी लेबनान माउंटेन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रखेगा। ओरोंटेस रिवर मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पे ट्रिपली, ऊपर कुछ जगहें जो इंपॉर्टेंट है लेबनान में, देखो ऊपर आपको ट्रिपली दिख रहा होगा, बेट्रॉन दिख रहा होगा, चेका दिख रहा होगा, चेक्का, ठीक है ना। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप नीचे आते हैं देखो, तो यहाँ पे लेबनान में यहाँ पे आपको जहल दिख रहा है, जजीन दिख रहा होगा, बावड़ा दिख रहा होगा, जोनी दिख रहा होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे सीरिया वाला पार्ट जो है, सीरिया की कैपिटल यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सीरियन डेजर्ट लाई करता है। गोलन हाइट्स देखो यहाँ पे लाई करता है। गोलन हाइट्स बेसिकली यहाँ पे देखो ऊपर लेबनान है, इधर इजराइल है, इधर सीरिया है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये गोलन हाइट्स का पार्ट है और ये सीरिया का पार्ट था, जिसको कि 1967 में इजराइल ने सीरिया से कैप्चर कर लिया था। तो इजराइल ने जो ये वाला पार्ट है, गोलन हाइट्स का पार्ट है, याद रखिएगा, दिस इज द गोलन हाइट्स पार्ट, जिसको 1967 के टाइम पे इजराइल ने सीरिया से ऑक्यूपाई कर लिया था। इसको गोलन हाइट्स कहा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर लेबनान के एक और रिवर है, लिटानी रिवर। लिटानी इज द रिवर विच इज लोकेटेड देयर, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप दिख रहा होगा आपको, जो कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन में फाइनली गिरती है। देखो मेडिटेरेनियन में यहाँ पे जाती है, देखो ये देखो, दिस इज द पार्ट, ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। और यहाँ पे उसकी देखो कैपिटल बीरट, दिस इज द कैपिटल बीरट इज देयर, लेबनान की कैपिटल जो है बीरट यहाँ पे लोकेटेड है। एंड दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो लेबनान मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। याद रखिएगा जॉर्डन नहीं करता है, क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना बॉर्डरिंग कंट्रीज का, तो उसमें इराक या जॉर्डन को जरूर रखता है वो, और ये दोनों इसको टच नहीं करते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑल्सो। आपको ये मैप देखने में समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल ऑफ द डे। पहला जो एडिटोरियल है वो है अनदर शेड ऑफ ग्रे। ये एक्चुअली में लिखा गया है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है। पाकिस्तान ने इसका अपोज जरूर किया है, बट दे आर स्टिल इन द ग्रे लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। ग्रे लिस्ट में होने के बहुत सारे नुकसान भी है, क्योंकि पहला तो आपको खतरा रहता है कि आप एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे, और जैसे ही आप ब्लैक लिस्ट में जाओगे तो किसी भी तरीके का ग्रांट, लाइन ऑफ क्रेडिट, किसी भी तरीके का आपको ये सब मिलना बंद हो जाएगा। प्लस सैंक्शंस आपके ऊपर लग जाएंगे, आपके ट्रेड बहुत इंपैक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है। एफएटीएफ के बारे में याद रखिएगा, 39 मेंबर ग्रुपिंग है। एफएटीएफ 39 मेंबर ग्रुपिंग है। 1989 में फॉर्मेशन हुआ था और G7 के इनिशिएटिव में इसका फॉर्मेशन हुआ था। G7 का इनिशिएटिव था 1989 में। 39 मेंबर ग्रुपिंग है और बेसिकली याद रखिएगा, एंड पाकिस्तान को 27 एक्शन पॉइंट्स दिए गए थे, जिसमें से कि उन्होंने मतलब कि कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं। एंड जिसमें से ऑथर ने यहाँ पे बात किया है कि इंडिया को जस्टिस के लिए पुश करना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, कंटिन्यूसली क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स आज भी हो रहे हैं। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमको उस मैटर को भी थोड़ा और ज़्यादा उठाना भी चाहिए, और हमको तो गुहार लगानी चाहिए कि उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, ठीक है ना। बिकॉज उनके जो एक्शंस हैं, चाहे वो मसूद अजहर को लेकर के हों, चाहे वो, तो उन्होंने बहुत कोई खास एक्शंस ऐसे नहीं किए हैं। तो दिस ऑथर इज सेइंग दैट कि इंडिया मस्ट पुश फॉर जस्टिस इन द क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स, और जो पाकिस्तान करता है, अपनी हरकतें दिखाता है, उनके लिए हमको भी पुश करना चाहिए फॉर जस्टिस। वी ऑल्सो नीड जस्टिस फॉर दैट ना। एंड यहाँ पे एफएटीएफ ने ये इंडिकेट जरूर किया कि पाकिस्तान कैन रिमेन इन द ग्रे लिस्ट फॉर अनदर 1 to 2 years। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह सकता है। काफ़ी नुकसान होते हैं ग्रे लिस्ट में रहने के भी, ऐसा नहीं कि ग्रे लिस्ट में है तो कुछ नहीं है। काफ़ी जगहों पे उनका जो कहना चाहिए क्रेडिट एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें, अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा कि इंडिया भी एक्सपेक्ट करे कि एक तो हम कोशिश करें कि क्रॉस बॉर्डर जो इस तरह के अटैक्स हैं वो बंद हो, दूसरी चीज़ हम अगर हो रहे हैं तो उनके बारे में और ज़्यादा आवाज़ उठाएं, लॉबिंग करें, और ज़्यादा थोड़ा हम पुश करें।
दूसरा जो एडिटोरियल है वो है आउट ऑन द मार्जिन्स विद फुल इक्वलिटी स्टिल आउट ऑफ रीच। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए ही लिखा गया है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो ऑथर ने लिखा है दिस ईयर, यहाँ पे गूगल डूडल दिखाया गया था डॉक्टर फ्रैंक कैमेनी का, ठीक है ना। तो ये थोड़ा नाम याद रखना, डॉक्टर फ्रैंक कैमेनी, द गूगल डूडल जिसका बनाया गया था। एंड डॉक्टर फ्रैंक कैमेनी कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, वेटरन एंड गे राइट एक्टिविस्ट। ही वॉज अ गे राइट एक्टिविस्ट and Kameny was the person who successfully challenged the American Psychiatric Association's classification of homosexuality as a mental disorder। ये जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है इसने होमोसेक्सुअलिटी को एक मेंटल डिसऑर्डर के रूप में कैरेक्टराइज किया था। एंड जो ये फ्रैंक कैमेनी थे he successfully challenged this notion of this community। and ये मेंटल डिसऑर्डर के रूप में होमोसेक्सुअलिटी को मानते थे, इसको जो उन्होंने चैलेंज किया था सक्सेसफुली, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। बट ऑथर ने कहा है कि आज भी बहुत सारे राइट्स हैं जो इनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। स्पेशली इंडिया का केस बता रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी हैं देखो, लेकिन अपन इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे तो आज भी ऐसे हैं जहाँ पे इनको बहुत सारे इशूज फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ता है वो है स्टिग्मा अटैच टू दिस होमोसेक्सुअलिटी। देयर इज अ स्टिग्मा अटैच टू दिस होमोसेक्सुअलिटी। अगर आप सोचें कि स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप या प्रिजुडाइज क्या ये नहीं बनेगा आपके दिमाग में एक एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के व्यक्ति को देख करके? तो दैट इज द क्वेश्चन दैट यू शुड ऑनेस्टली आंसर। आज भी इंडिया या इंडियन माइंडसेट में कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक स्टिग्मा या एक स्टीरियोटाइप या एक प्रिजुडाइज ऑलरेडी बना हुआ है। And that goes same with the government as well, that goes same with the judiciary as well, that goes same with the executive as well। तो ऑथर ने वही कहा कि एक जो स्टिग्मा अटैच्ड है टू दिस होमोसेक्सुअलिटी, जैसे एड्स के लिए नहीं था पहले, एड्स के लिए था, वैसा ही आज होमोसेक्सुअलिटी के लिए भी यहाँ पे ऑथर ने बताया है। दूसरी चीज ऑथर ने कहा कि जो बहुत सारे उनको राइट्स मिलने चाहिए, दे आर नॉट गेटिंग दीज राइट। चाहे आप ट्रांसजेंडर्स की ही बात क्यों ना करें, जैसे लेट मी टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, तो काफ़ी दिनों तक ऐसा था कि उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे थे। जब तक ये ट्रांसजेंडर के लिए एक्ट नहीं बनाया गया तब तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है ना। सेम गोज विद द एलजीबीक्यू प्लस कम्युनिटी ऑल्सो, वही चीज़ें हो रही हैं। आज भी इंडिया में एक लिबरल, इंक्लूसिव और ऐसी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है फॉर दिस कम्युनिटी। देयर इज़ नो, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं है इनके पास। दे कैन नॉट फ्रीली एक्सेप्ट दैट दे बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, है ना। वो टाइम जैसे अमेरिका में देखो तो बहुत ज़्यादा आगे मूव कर चुका है। 2015 में अमेरिका में मैरिज के लिए भी परमिशन दे दी गई थी, है ना, कि सेम सेक्स मैरिज एंड ऑल उसको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया है। तो ऑथर ने वही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है आज भी जो सेम सेक्स है उनके लिए मैरिज करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट होना चाहिए। बट दैट इज स्टिल नॉट द केस इन इंडिया। व्हाई इज दैट सो? दिस इज व्हाट द ऑथर आस्क्स इन दिस आर्टिकल। दूसरी चीज ऑथर ने कहा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रूलिंग इन नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर का केस याद रखिएगा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी टू कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन एडल्ट्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इर्रेशनल, इनडिफेंसिबल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी, हैज बीन अ ग्रेट विक्ट्री। तो नवतेज सिंह जौहर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो क्रिमिनलिटी अटैच थी होमोसेक्सुअलिटी के साथ वो थोड़ा एब्सर्ड थी। अगर कंसेंशुअल ये सेक्सुअल बिहेवियर हो रहा है इनके बीच में तो दैट इज देयर ओन प्राइवेट मैटर एंड इसके लिए उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना काफ़ी गलत है, तो उसको इनवैलिड बताया गया। दिल्ली हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट इन नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन 2009 वॉज अगेन, मतलब वहाँ पे जब उन्होंने जजमेंट दिया, देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बहुत पहले ये जजमेंट दे दिया था, बट उसको ओवरटर्न कर दिया गया था। अगर आपको इसकी पूरी हिस्ट्री पता है तो उसको फिर ओवरटर्न कर दिया गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब क्यूरेटिव पिटीशन गई तब जाकर के इसको माना गया, ठीक है ना। तो ऑथर सेज दैट कि काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस हुए हैं फ्रॉम दैट टाइम टू दिस, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन में उन्होंने 377 को रीइंस्टेट कर दिया था। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया। 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, ठीक है ना। तो वही बोल रहा हूँ, फिर उसको फिर से हटाया कब? नवतेज सिंह जौहर के केस में। तो ऑथर ने वही कहा कि ये देखो अभी 2009 से लेकर के 2021 तक की अगर हम प्रोग्रेस देखें तो केवल ये हुआ कि 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट सेम सेक्स मैरिज आज भी इशू है। उनके पास आज भी ये लिबर्टी नहीं है, इंक्लूसिव नेचर नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस
इस देश में आज भी उनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ऑथर ने वही कहा कि आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आर्टिकल 15 को अमेंड करो और इन लोगों को उसमें जगह दो कि इस बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आपकी जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो किसकी तरफ है, ठीक है ना, होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल, इसके बेसिस में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा आपको डिस्क्रिमिनेशन इस ग्राउंड पे भी नहीं करना है कि वो किस कहाँ पर मतलब होमोसेक्सुअलिटी है या क्या है, इस बेसिस पे भी आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। In May 1996, South Africa became the first country to constitutionally prohibit discrimination based on the sexual orientation. तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो थी 1996 में पहली कंट्री बनी जिसने प्रोहिबिट किया डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करने वाली पहली कंट्री साउथ अफ्रीका बनी। काफ़ी बड़ी बात है ये, जिस कंट्री को आज हम मतलब कि इतना डेवलप्ड नहीं मानते हैं, जिस कॉन्टिनेंट को हम इतना डेवलप्ड नहीं मानते हैं, वो पहली कंट्री थी जिसने कि इतना ज़्यादा बोल्ड स्टेप उठाया था। दैट इज हैट्स ऑफ फॉर देम। Section 9(3) of its constitution dictates that states may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds including race, gender, sex, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। तो देखो आप कितना ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिया गया है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया है। अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेल्सन मंडेला के नेशन से हम, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि नेल्सन मंडेला के नेशन से हमें गांधी जी के नेशन को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस, एंड वही चीज ऑथर ने कही कि हमको भी इतना ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखना चाहिए, हमको भी इतना ही ब्रॉड अपना जो जुरिस्डिक्शन है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। देखो यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप देखो तो कितनी चीजें उन्होंने ली है, एज के बेसिस में, डिसेबिलिटी के बेसिस में, कंसाइंस के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, एंड दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो उन्होंने एलन ट्यूरिंग लॉ पास किया था 2017 में, इन विच दे ग्रांटेड एमनेस्टी एंड पार्डन टू द मेन हु वर कॉशन्ड और कन्विक्टेड अंडर द हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन दैट आउटलॉड होमोसेक्सुअल एक्ट। तो जिन लोगों को पकड़ा गया था या प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर दिस होमोसेक्सुअलिटी लॉ, तो उसमें एलन ट्यूरिंग लॉ आया 2017 में यूके में, और फिर उसके थ्रू उनको एमनेस्टी ग्रांट की गई या पार्डन ग्रांट किया गया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि हमारे इंडिया में भी आज भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको मतलब ओवरकम करनी है, एंड दीज थिंग्स वी शुड ओवरकम, ठीक है ना, एंड दैट इज द थिंग वी शुड ऑल्सो ओवरकम। एंड यहाँ पे भी फुल राइट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और उनको मैरिज के भी राइट्स होने चाहिए, जो इंक्लूसिव नेचर है वो होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको किस तरीके से आर्टिकल 15 अमेंड करके ये चीज़ इंक्लूड करनी है, ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। अगला आर्टिकल है द पावर ऑफ एन अपॉलॉजी। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा कि पावर क्या है, अपॉलॉजी का क्या है, नहीं है। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जर्मनी ने रिसेंटली अपोलोजाइज किया है फॉर नामीबिया। तो जर्मनी ने किससे अपॉलॉजी मांगी है? नामीबिया से मांगी है फॉर द मैसेकर ऑफ हेरेरो एंड नामा पीपल इन 1904 टू 1908, जो कि एक जीनोसाइड एक्ट था, एंड इसके लिए पहली बार जर्मनी ने उनसे अपॉलॉजी मांगी है। तो याद रखिएगा नामीबिया में मैसेकर हुआ था हेरेरो एंड नामा पीपल का। तो ये मैं बताना चाहता था आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हेरेरो एंड नामा पीपल, इनका जीनोसाइड कहाँ पर हुआ? ये नामीबिया में हुआ, एंड इससे ये कौन अटैच था, रिलेटेड था? तो जर्मनी रिलेटेड है, और उन्होंने ही माफ़ी मांगी है टू द नामीबियन पीपल फॉर हेरेरो एंड नामा पीपल मैसेकर ऑफ 1904 टू 1908, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड इमैनुअल मैक्रॉन ने रवांडा के लिए रिकॉग्नाइज किया कि जो रवांडन जीनोसाइड था उसके लिए भी उन्होंने फॉरगिवनेस मांगी है। यहाँ पे एक और कम्युनिटी याद रखिएगा, तुत्सी कम्युनिटी, TUTSI, तुत्सी कम्युनिटी याद रखिएगा, जो कि दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ देयर। आप थोड़ा मुझे इसका केस अगर बता सके तो दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड, आप मुझे बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इशू, है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन डू, है ना।
इसमें इस आर्टिकल में एक इशू इंडिया का भी रिलेटेड है, जैसे कि 1914 में 1914 में हुआ था, कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमारा एक शिप रिटर्न कर दिया था जिसमें कि साउथ एशियन माइग्रेंट्स थे, जिसमें मोस्टली सिख पीपल थे, और ये कोगाता मारू शिप इंसिडेंट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है कोगाता मारू शिप इंसिडेंट। तो अगर आप मुझे बता सके कोगाता मारू शिप इंसिडेंट के बारे में, तो दैट अगेन विल बी अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम योर एंड। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू इन द, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में कि क्या इशू है। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज नहीं मिल रही थी। ट्विटर्स इंटरिम ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया स्टेप्स डाउन। अब ट्विटर का जो इंटरिम रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर था वो अभी स्टेप डाउन कर गए हैं। अब हुआ क्या, देखो रिसेंटली आईटी रूल्स में चेंज किया गया है, ठीक है ना। आईटी रूल्स में चेंज क्या किया गया, तो आईटी रूल्स आए, इनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 आए। इसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि आपको एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इंडिया में धर्मेंद्र चतुर जो थे, ही वॉज द रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फ्रॉम ट्विटर, ही हैज रिसेंटली क्विट। तो मैंने आपको सोचा कि नाम बता दूं और ये रूल बता दूं, तो आई टोल्ड यू दैट, है ना। इसके अलावा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। अगली चीज़ है राइट्स इन लेबनान ओवर इकोनॉमी। तो लेबनान में काफ़ी ज़्यादा राइट्स चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो सिंक कर गई है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है वो वर्सन कर गई है। लोग जो है ऑब्वियस सी बात है, जब भी कभी ऐसा होता है कि जब लिविंग कंडीशंस वर्स हो जाती हैं या हो जाता है, तो फिर द पीपल दे स्टार्ट एक्टिंग इन दीज वेज एंड लेबनान इज सीइंग दिस ओवर द इकोनॉमी में से हैप। तो जो इकोनॉमी है वो वहाँ पे डाउन टर्न ले चुकी है एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।